सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल RGXYZ। तो गाइस, मैं आज आप सभी के लिए लेके आया हूं जो कि BA, BSc एवं BCom तीनों सेमेस्टर का को कोरिकुलर का ये पेपर है जो कि 2024 का है। ये 2025 में 100% चांस है कि यही आएगा पेपर। लगभग 50 से 60% यही क्वेश्चन आएगा। 75 में से लगभग 40 तो जरूर आ जाएगा इसमें से। तो गाइस, मैं आप सभी को कल का पेपर दे रहा हूं जो कि 7 तारीख को है, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो कल जाने से पहले एक बार इसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो स्टार्ट करते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी बच्चे के व्यक्तित्व को मापने की सबसे व्यक्तिपरक विधि है, क्या विधि है? प्रश्नावली विधि, इसका तीसरा आंसर हो जाएगा। उसके बाद MMPI एक परीक्षण है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो इसे व्यक्तित्व को मापने के लिए किया जाता है। इसका आंसर है आंसर नंबर 1। तो गाइस, तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविश्लेषण अपनी पहचान के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है आंसर नंबर 2, एरिकसन। तो गाइस, हम एग्जाम नज़दीक है इसलिए थोड़ा स्पीड पढ़ा रहे हैं और बाकी स्लो ही पढ़ाते हैं। एग्जाम नज़दीक है इसलिए जल्दी जल्दी आप देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा चरित्र लक्षण एक बहिर्मुखी व्यक्तित्व का सबसे अच्छा वर्णन करता है? समाज केंद्रितता, आंसर नंबर 2। अब आ जाइए आंसर नंबर 5 देख लेते हैं। व्यक्तित्व का वह जड़ जिसके माध्यम से लोग आमतौर पर अपने बारे में महसूस करते हैं, वह है क्या है? आत्मसम्मान। आत्मसम्मान यानी कि सेल्फ स्टीम्स, आंसर नंबर 3। अब आ जाते हैं गाइस, छठवा देख लेते हैं। व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो आपका आंसर नंबर 4 जो कि गलत है। व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के दिखावे तक ही सीमित होता है, ये जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि व्यक्तित्व व्यक्ति के अवचेतन और अचेतन व्यवहार पर फैल सकता है। और बाकी सब ये दोनों भी सही हैं, लेकिन यही जो चौथा है वो गलत है। तो आइए हम सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है? तो आंसर नंबर 4 उपरोक्त सभी, जो कि वंशानुगत, भौतिक वातावरण, सामाजिक पर्यावरण, ये तीनों है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यह मन की एक अवस्था है जो सीखने वाले की पसंद और नापसंद को दर्शाता है, क्या दर्शाता है? रवैया। रवैया यानी कि एटीट्यूड, आंसर नंबर 2 सही। अब आ जाते हैं अपना नवा क्वेश्चन देखते हैं। RB कैटेल द्वारा प्रारंभिक स्कूल व्यक्तित्व प्रश्नावली में कितने कारकों को मापा जाता है? तो इसमें 16 कारकों को मापा जाता है, आंसर नंबर 3 सही है। अब आगे देखते हैं। मापने के लिए प्रक्षेपी तकनीक का उपयोग किया जाता है, कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? व्यक्तित्व तकनीक का उपयोग किया जाता है। अब बताते हैं 11वां क्वेश्चन देखते हैं। कारपोरेट सेटिंग में पहनने के लिए सबसे पसंदीदा पोशाक कौन सा है? तो ये है मेरा पहला सही, क्या है? व्यावसायिक औपचारिकता। अब आंसर नंबर 12 देखते हैं। इंटरव्यू में सबका ध्यान खींचने के लिए किसे प्राथमिकता देनी चाहिए? औपचारिक फिट इन को प्राथमिकता देनी चाहिए। और आ जाते हैं आंसर नंबर 13 देखते हैं। दूसरे हमारे बारे में जो धारणाएं बनाते हैं उनमें से अधिकांश कम बनती है। तो हमारे मन में अगर कोई धारणाएं बनती हैं तो वो पहले यानी कि 20 से 30 सेकंड से पहले बनती है अवधारणाएं। अब आंसर नंबर 14 देख लेते हैं। कवर निम्नलिखित में से संबंधित है, कवर किससे संबंधित है? आपकी कार का बीमा, यानी कि जो इंश्योरेंस कराते हैं इंश्योरेंस कवर के बारे में ये इसमें बताना है, यानी कि आपकी कार का बीमा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही। अब 15वां देख लेते हैं। साक्षरता के लिए नया सूट या ड्रेस लेते समय क्या नहीं करना चाहिए? बहुत ज़्यादा ट्रेजी नहीं होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही। अब आ जाते हैं 16वां। व्यक्तित्व के 5 कारक मॉडल में शामिल है, क्या है? न्यूरोटिसिज्म, यानी कि आंसर नंबर 2 सही। अब आ जाते हैं 17वां देखते हैं। साफ सफाई, शारीरिक व्यायाम, आयाम और नींद किसका हिस्सा है? व्यक्ति का स्वच्छता का हिस्सा है। साफ सफाई, शारीरिक व्यायाम, आराम और नींद इसका किसका हिस्सा है? व्यक्तिगत स्वच्छता का हिस्सा है। अब आ जाते हैं 18वां। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व माप की प्रक्षेपी तकनीकी है, क्या है? विषयगत धारणा परीक्षण, यानी कि आंसर नंबर 4 सही। मतलब विकल्प चौथा सही है। अब 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फैशन की सबसे अच्छी परिभाषा है? फैशन की सबसे अच्छी परिभाषा ये दूसरा नंबर का है, ये जो है ये व्यक्त करने का एक तरीका है कि आप कौन सा और एक व्यक्ति के रूप में क्या बनना चाहते हैं। अब बताते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा परिधान या सहायक उपकरण में से एक विशेषता या रूप है? तो हमारा शैली, यानी कि स्टाइल, आंसर नंबर 1 सही। अब बताते हैं 21 नंबर। दो मुख्य प्रकार की नौकरी साक्षात्कार क्या है? साक्षात्कार यानी कि संचारित और असंचारित साक्षात्कार है, यानी कि आंसर नंबर 2 सही। अब बताते हैं 22वां।
पैनल साक्षात्कार को अन्य प्रकार से के साक्षात्कार से कैसे भिन्न किया जा सकता है, यानी कि कई साक्षात्कारकर्ता उम्मीदवार का समय समय पर मूल्यांकन करते हुए, यानी कि आंसर नंबर 3 इज राइट आंसर। अब प्रश्न 23, एक संरचित साक्षात्कार में क्या होता है? साक्षात्कारता एक पूर्व निर्धारित सेट के प्रश्नों का पालन करता है, यानी कि आंसर नंबर इज 2। अब प्रश्न 24वां देख लेते हैं। साक्षात्कार प्रक्रिया में सबसे पहला कदम क्या होता है? साक्षात्कार प्रक्रिया में सबसे पहला कदम क्या होता है? आंसर नंबर 3 सही, जो कि है रिज्यूम और आवेदन पत्रों की समीक्षा करना है। जो कि हमारा रिज्यूम जो होता है मुख्य रूप से 1 या 2 ही पेज में होता है, जो कि आगे प्रश्न में भी है। अब आइए देखते हैं, किसी नौकरी साक्षात्कार के लिए तैयारी करने में एक महत्वपूर्ण कदम क्या है? कंपनी और पद के बारे में व्यापक अनुसंधान करना। यही हमारा आंसर नंबर 2 इज राइट आंसर। अब आ जाते हैं 26वां देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साक्षात्कार प्रश्नों के अभ्यास हेतु अनुशंसित रणनीति है? क्या है? हमारा तीसरा सही, यानी कि प्रतिक्रियाएं रिकॉर्ड करना और सुधार के लिए उन्हें समीक्षा करना, यानी कि तीसरा इज राइट आंसर। रिज्यूमे का मुख्य उद्देश्य क्या है? 27वां हमारा क्वेश्चन है, रिज्यूमे का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर है संभावित नियोक्ताओं और प्रासंगिक कौशल, योजना और अनुभव प्रदर्शित करना। आंसर इज राइट 2। अब आ जाते हैं हमारा 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लगभग हमने 1/4 क्वेश्चन पूरा कर लिया है, 1/4 क्या 1/3 क्वेश्चन पूरा कर लिया, जिसमें 28 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आगे अब हमारा टोटल 75 क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। रिज्यूम में कौशल खंड का उद्देश्य क्या है? पद से संबंधित तकनीकी और सॉफ्ट कौशलों को महत्वपूर्ण बनाने के लिए, यानी कि आंसर इज 2। रिज्यूमे की आदर्श लंबाई क्या होनी चाहिए? 1 से 2 पृष्ठ, जो कि रिज्यूम बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। रिज्यूम में बेसिक डेटा होता है, जिससे आपका नाम वगैरह और आपकी क्वालिफिकेशन यही सब होनी चाहिए, और आलतू फालतू की चीज़ रिज्यूम में नहीं आती है, जो कि 1 से 2 पृष्ठ में आसानी से आ जाती है। अब आ जाइए देखते हैं आंसर मतलब क्वेश्चन 30। लिंक्डइन प्रोफाइल हेडलाइन में क्या शामिल होना चाहिए? आपकी वर्तमान भूमिका और विशेषता का संक्षेप में संचार, यानी कि आंसर नंबर 2 इज राइट। लिंक्डइन पर साझा करने के लिए क्या मान्य सामग्री मानी जाती है? उद्योग संचार, पेशेवर उपलब्धियों और अपने क्षेत्र से संबंधित दृष्टिकोण, यानी कि आंसर नंबर 2। अब आ जाते हैं 32वां। सामूहिक चर्चा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामूहिक चर्चा का मुख्य उद्देश्य एक विशिष्ट विषय पर सहयोग करना और विचारों का आदान प्रदान करना, यानी कि तीसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह चर्चा का मुख्य लाभ है? समूह चर्चा का मुख्य लाभ सहयोग द्वारा नए विचारों को उत्पन्न करना, यानी कि दूसरा सही है। अब देख लेते हैं हमारा 34वां। एक प्रभावी समूह चर्चा के लिए सुझाया गया आकार क्या है? 6 से 10 सहभागी, यानी कि आंसर नंबर 2 सही है। समूह चर्चा में समय रखने वाले की भूमिका क्या है? निर्दिष्ट समय सीमाओं के भीतर चर्चा की प्रगति का निगरानी और प्रबंध करना, यानी कि चौथा सही है। समूह चर्चा में प्रभावी संचार की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? दूसरा सही, यानी कि सक्रिय सुनने और दूसरों की दृष्टिकोण का सम्मान करना। मतलब दूसरों की अगर दृष्टिकोण का सम्मान ही नहीं करेंगे तो आप किस काम के लीडर होंगे? अगर आप अपनी टीम को साथ लेकर चलेंगे तभी आपकी टीम का विजय हासिल करेंगे। अब आ जाते हैं 37वां क्वेश्चन देखते हैं। समूह चर्चाओं में व्यक्तियों की एक सामान्य गलती क्या है? बातचीत में अधिकता करना और दूसरों की प्रविष्टि को अनदेखा करना, यानी कि आंसर नंबर 1 इज राइट आंसर। 28वां देखते हैं। समूह चर्चाओं को बेहतर न होने देने के लिए प्रतिभागियों को क्या करना चाहिए? मुद्दे पर ध्यान केंद्रित रहे और भटकने से बचे रहना चाहिए, यानी कि आंसर नंबर 1 इज राइट आंसर। एक समूह चर्चा में सकारात्मक रूप से कैसे योगदान दिया जा सकता है? दूसरा, सक्रिय रूप से सुनना और योगदान करना, यानी कि दूसरा हमारा सही है। अब आ जाते हैं हमारा 40वां क्वेश्चन। समूह चर्चाओं में अक्सर कौन सी गलती भ्रमियों और गलत संचार की ओर ले जाती है? तो हमारा आंसर ही तीसरा का सही है, जो कि पुष्टि के बिना दूसरों के दृष्टिकोण के बारे में मान्यताएं बनाना। 41वां देखते हैं। जब कोई सुनते समय सिर हिलाते हैं तो यह आमतौर पर संकेत देता है, यानी कि सहमति का संकेत देता है। एकदम ईजी सा क्वेश्चन, दूसरा हमारा सही है। अब आ जाते हैं 42वां। किसी बातचीत में उचित मात्रा में आंखों का संपर्क बनाए रखना आमतौर पर इंगित करता है, क्या इंगित करता है? आत्मविश्वास और जुड़ाव को इंगित करता है, यानी कि आप अगर किसी की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, यानी कि उससे आपको लगाव या फिर आत्मविश्वास है। अब आ जाते हैं 43वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक भाषा में साक्षात्मकता का एक विशिष्ट संकेत है? यानी कि हाथ क्रॉस करके पीछे की ओर झुकना हमारा विशिष्ट संकेत है। आंसर नंबर 2 सही। अब आ जाते हैं 44वां। निम्नलिखित में से किसे शारीरिक भाषा का आयाम नहीं माना जाता है? शारीरिक भाषा का आयाम
प्रोक्सेमिक्स को माना जाता है, काइनेसिक्स को माना जाता है, ओलेफैक्टिक्स को माना जाता है, लेकिन कालक्रम को नहीं माना जाता है। हम आगे अभी बताएंगे इसको डिटेल में, तो आगे बने रहिए। प्रोसेमिक्स का तात्पर्य इस किसके अध्ययन से है? प्रोसेमिक्स यानी कि जो कि ऊपर क्वेश्चन में था। अब देखते हैं इसका आंसर। प्रोसेमिक्स का तात्पर्य किसके अध्ययन से है? व्यक्तिगत स्थान से। प्रोसेमिक्स का अध्ययन व्यक्तिगत स्थान से है, इसका संबंध स्थान से है। और इसका क्राइनेसिक्स का मतलब गति से होता है, और ओल्फैक्टिक्स का मतलब होता है गंध से, और कालक्रम का मतलब किसी चीज़ से नहीं होता है, जैसे कि ये, इसलिए वह सही था। अब 45 नंबर देख ही लिए। अब 46 देखिए। क्राइनेसिक्स मुख्यतः किसके अध्ययन पर केंद्रित है? शारीरिक गतिविधियाँ यानी कि गतिविधियों से। अब आ जाते हैं 47वां नंबर देखते हैं। शारीरिक भाषा में ग्राड विज्ञान के अध्ययन से संबंधित क्या संबंधित है? गंध, यानी कि आंसर नंबर 2 इज राइट आंसर। क्रोनेमिक्स का अध्ययन क्या कहलाता है? संचार में समय का उपयोग करना, पहला सही। शारीरिक भाषा का कौन सा आयाम स्पर्श की व्याख्या से संबंधित है? हेप्टिकस। हेप्टिकस का मतलब होता है स्पर्श करना। क्राइनेसिक्स का मतलब होता है गति, जो कि ऊपर हमने पढ़ लिया है। और प्रोक्सेमिक्स का मतलब होता है स्थान से संबंधित। और ओल्फैक्टिक्स का मतलब होता है गंध से संबंधित। यानी कि ये चारों ध्यान रखना है, ये चारों क्वेश्चन आपको इसी पेपर में पूछा जाएगा। आंखों के संपर्क, टकटकी की दिशा और पुतली के फैलाव का अध्ययन शारीरिक भाषा के किस आयाम के अंतर्गत आता है? तो यह है ऑक्यूलेसिस में, यानी कि आंसर चौथा सही। वोकैलिक्स शारीरिक भाषा का एक आयाम के अध्ययन को संदर्भित करता है, यानी कि स्वर संबंधित स्वर, यानी तीसरा सही है। संचार में समय के उपयोग जैसे प्रतीक्षा अवधि और समय की पाबंदी के अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कालक्रम कहा जाता है। शारीरिक भाषा के किन आयामों के इशारों, मुद्राओं और चेहरों के भावों का अध्ययन शामिल है? क्राइनेसिक्स, यानी कि इशारों, मुद्रा और चेहरे के भावों का अध्ययन क्राइनेमिक्स में किया जाता है। आइए 54 नंबर को देखते हैं। व्यावसायिक ईमेल भेजते समय व्यावसायिक शिष्टाचार में निम्नलिखित में से सर्वोच्चतम आयाम अभ्यास माना जाता है, किसे माना जाता है? संदेशों को संक्षिप्त और स्पष्ट रखना, यानी तीसरा सही है। अब आ जाते हैं 55 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यावसायिकता बनाए रखने के लिए अनुशासित अभ्यास क्या है? क्या है अनुशासित अभ्यास? सटीक और प्रासंगिक सामग्री साझा करना। निम्नलिखित अनुक्रम से संचार की एक तरफा प्रक्रिया के सही अनुक्रम की पहचान क्या है? प्रेषक पहला है, दूसरे नंबर पे है एन्कोडिंग, तीसरे नंबर पे है संदेश, चौथे नंबर चैनल, पांचवें नंबर पे डिकोडिंग और छठवें नंबर पे रिसीवर, यानी कि यही हमारा एक अनुक्रम सही है। आंसर नंबर 2 इज राइट आंसर। यानी कि निम्नलिखित में से शरीर की भाषा का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त तकनीक शब्द की पहचान करें, क्या है? क्राइनेसिक्स में तकनीकी शब्द का पहचान किया जाता है, शरीर की भाषा तकनीकी का। आ जाते हैं 58वां नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पैरालिंग्विस्टिक संचार का एक उदाहरण? हाथ के इशारे को पैरालिंग्विस्टिक भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संचार बाधाओं को दूर करने में मदद करते हैं? ध्यान केंद्रित कर सुनना, ध्यान केंद्रित सुनना, यानी कि ये हमारा आंसर है। 60वां नंबर का क्वेश्चन। संचार प्रक्रिया में शरीर की भाषा जिसके साथ जुड़ी होती है, यानी कि एक प्रेक्षक श्रोता। वीडियो में बने रहे आप सभी, हमारा बस लास्ट का 15 क्वेश्चन और रह गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। यही क्वेश्चन आपके पेपर में एकदम समझ लीजिए उतर के आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संचार एक आवश्यक तकनीकी है? आंसर नंबर 4 यानी कि विद्यार्थियों को योग सिखा रहे योग प्रशिक्षक, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संचार का एक आवश्यक तकनीक है? क्या है हमारा? विद्यार्थियों को योग सिखा रहे योग प्रशिक्षक। आंसर नंबर 4 इज राइट आंसर। अब आ जाते हैं 62 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। संचार का शाब्दिक अवरोध निहित है जब क्या रिसीवर संदेश को नहीं समझता है, यानी कि आंसर 4। शिक्षण में प्रयुक्त एक मौखिक संचार तकनीक क्या तकनीक है? वॉयस और टोन की गति में परिवर्तन। 64 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस समूह में पैरा लैंग्वेज संचार के घटक है? आवाज़, जोर और छाप में। पहला सही है। निम्नलिखित में से एक दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में मान्य संचार की पहचान करें, यानी कि लिखित संचार ये है जो कि मान्य होता है। 66 नंबर का क्वेश्चन है। मुखर संचार का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? मुखर संचार का प्राथमिक लक्ष्य दूसरों का सम्मान करते हुए खुद को ईमानदारी और सम्मानपूर्वक व्यक्त करना, यानी तीसरा ही राइट आंसर। हियरिंग मतलब होता है सुनना, और लिसनिंग मतलब होता है उसको ध्यान लगाना, यानी कि हियरिंग। आंसर नंबर 2 सही। क्या है? हियरिंग शारीरिक धारणा शामिल है, जबकि लिसनिंग मानसिक और समझ शामिल है, यानी 2 आंसर सही। पेशेवर सेटिंग में स्मार्ट टॉक का उद्देश्य क्या है?
तालमेल और नेटवर्किंग स्थापित करना, पहला सही। अब 59 नंबर का देखते हैं, आवाज़ की ध्वनि कैसे सकारात्मक संचार में योगदान करती है, कैसे करती है, या भावना, दृष्टिकोण और इरादे व्यक्त कर सकता है, यानी दूसरा सही। 70 नंबर का क्वेश्चन, संचार में शब्द तनाव क्या है, शब्द तनाव शब्द क्या है, एक शब्द के भीतर कुछ शब्दांश पर कितना जोर दिया जा रहा है, यही तनाव है। 71 नंबर का क्वेश्चन, संचार में आवाज़ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि हमारा तीसरा नंबर का कथन सत्य है, मानव को उचित रूप से समायोजित करने से स्पष्टता बढ़ सकती है और प्रभावी से अर्थ व्यक्त हो सकती है, यानी तीसरा सही। निम्नलिखित में से कौन सा संचार के सेवन सी में से एक नहीं है, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेवन सी एस में से एक नहीं है, यानी कि सामंजस्य, ये हमारा सातों में से एक नहीं। तो हमारा सातों कौन कौन सा है, पहला स्पष्ट, दूसरा का संक्षिप्त, तीसरा का ठोस, चौथा शुद्धता, पांचवा संपूर्णता, छठवां शिष्टाचार और आठवां क्या है, आठवां सोच विचार, यानी कि 7वें नंबर का सोच विचार है। तो यानी कि हमारा इसमें सामंजस्य जो है ये नहीं है, इसीलिए हमारा सामंजस्य सही हो जाता है। संचार में प्रश्न पूछने की कौशल का उपयोग करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, जानकारी इकट्ठा करना और सोच को प्रोत्साहित करना, यानी कि आंसर नंबर 2 इज राइट आंसर। मुखर संचार में शामिल है, क्या शामिल है, अपने विचारों और जरूरतों को सम्मानजनक और अविश्वास से व्यक्त करना, यानी कि आंसर नंबर 3 इज राइट आंसर। 75वां देखते हैं, इसमें से कौन सी संचार के चैनलों में मौजूद बाहरी ध्वनियाँ है, शोर, शोर जो कि नॉइज हमारा संचार में बाहरी ध्वनियाँ हैं। तो गाइस हमने 75 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। आगे आप सभी को इसी प्रकार की वीडियो देता रहूँगा। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा। तो गाइस आप सभी 7 तारीख को बढ़िया से पेपर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।